हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, वो क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट है, दैट इज़ फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो उसका सिर्फ एक पार्ट हम आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल वर्ड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो बेटा फिजिकल वर्ड पहले समझना कि ये फिजिकल वर्ड है क्या चीज़। फिजिकल मीन्स जो मटेरियल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हम आसपास अपने देख सकते हैं। तो जो भी वर्ड इस फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्ड। जैसे जो आसपास हम चीज़ें देखते हैं वो जो वर्ड बनाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल वर्ड। एक होता है इमेजिनरी वर्ड, जो हम सोचते हैं, हमारे दिमाग के अंदर होता है। जो भी चीज़ें हम सोच के अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी वर्ड। तो हमने यहाँ पे बट कौन सा वर्ड स्टडी करना है, फिजिकल वर्ड। तो बच्चों जो ह्यूमन हिस्ट्री है, अगर हम उसको स्टडी करें तो ह्यूमन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत सदियों से अटैम्प्ट कर रहे हैं इस फिजिकल वर्ड को समझने के लिए कि फिजिकल वर्ड है क्या चीज़, हमारे आसपास जो नेचर है वो क्या है, और उसमें जो नेचुरल फिनोमिना अकर कर रहे हैं वो क्या है। बहुत सारे अटैम्प्ट किए जा रहे हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा आपको। अगर आप एक बच्चे को एक टॉय पकड़ा दो तो वो टॉय को हर तरफ से देखेगा, उसको तोड़ मरोड़ के अलग अलग करके सब कुछ चीज़ें देखेगा कि इसके अंदर है क्या। क्यों? क्योंकि उस छोटे से बच्चे के अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। ऐसे ह्यूमन माइंड में क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। और उस क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही है उसको स्टडी करते हैं कि ये क्या हुआ। बट उसको स्टडी करने में हमारी हेल्प कौन करता है, वो हमारी हेल्प करता है साइंस। साइंस हमारी हेल्प करता है, जो हमारे आसपास फिजिकल वर्ल्ड है, जो नेचर है, उसमें जो नेचुरल फिनोमेना जाकर कर रहे हैं उसको स्टडी करने में। तो इसलिए साइंस स्टडी करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि साइंस होता क्या है, इसके बारे में हमें बताना चाहिए। बेटा साइंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। वो लैटिन वर्ड क्या है, साइंटिया। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, टू नो। टू नो मीन्स किसी भी चीज़ की नॉलेज लेना, कुछ भी हो। जैसे हमारे जो साइंस में कहते हैं, फिजिक्स में स्पेशली कहते हैं कि फिजिक्स में हम किस चीज़ की नॉलेज लेते हैं, फिजिकल वर्ल्ड की, हमारे नेचर की, नेचुरल फिनोमिनास की। तो साइंस क्या है, इट इज़ द नॉलेज गेन्ड थ्रू द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। आई कैन से नॉलेज किससे, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन से। किसको ऑब्जर्व करना है, नेचर को। जो हमारे नेचर में हमारे आसपास हो रहा है उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑब्जर्व करके हमारे पास जो नॉलेज गेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हम छोटी क्लास में जाते हैं तो हमें पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर सिखाते हैं, ए बी सी डी ई एफ, स्मॉल ए बी सी डी सिखाते हैं, कैपिटल ए बी सी भी सिखाते हैं। फिर उससे उन लेटर्स को जोड़ के वर्ड्स बनाते हैं, फिर उनसे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक। एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाया जाता है। ये तो नहीं है कि पहली क्लास में शुरू से हमें पहले सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट करेंगे, बाद में अल्फ़ाबेट से लेटर सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन से हमें अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करने की नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, साइंस। ठीक है बच्चों। बट उस साइंस को समझने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उन मेथड्स और रूल्स को हमने स्टडी करना है। उन मेथड्स और रूल्स को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड्स। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स। तो ये साइंटिफिक मेथड्स क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन साइंटिफिक मेथड्स को हमने स्टडी करना है कि ये मेथड्स होते क्या क्या। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेथड इज ऑब्जर्वेशन। तो एक साइंटिस्ट जब भी कोई चीज़ स्टडी करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है क्या, जो आसपास हो रहा है। जैसे कोई भी चीज़ फॉल कर रही है उसको ऑब्जर्व करना। जैसे हमारे पास आसपास क्या हो रहा है कि अगर मून रोटेट कर रहा है अर्थ के राउंड, उसको ऑब्जर्व करना। अर्थ रोटेट कर रही है सन के राउंड, उसको ऑब्जर्व करना। यानी जो भी हमारे आसपास हो रहा है, वो फॉल ऑफ वाटर ऑब्जर्व करना। तो जो भी हमारे पास नेचर में हो रहा है उन सभी चीज़ों को हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो एक साइंटिस्ट क्या करता है, सबसे पहला चीज़ क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। जैसे न्यूटन था, न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि एप्पल पेड़ से नीचे की तरफ गिरा। अब सभी चीज़ें नीचे की तरफ गिरती हैं। अगर न्यूटन उस टाइम अपने पेरेंट्स के पास जाता और ये सवाल पूछता कि पेड़ से एप्पल नीचे की तरफ ही गिरा, ऊपर का तो क्यों नहीं आया, तो वो तो समझते कि ये देखो बच्चा पागल हो गया है ना। बट न्यूटन ने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया और उसको स्टडी किया कि यस कि ये नीचे की तरफ ही क्यों आया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया।
तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। स्टडी करना किस चीज़ को, कुछ भी नेचुरल फिनोमेना हो उसको हमने पहले ऑब्जर्व करना है कि ये हो क्या रहा है। सेकेंड थिंग विच इज कॉल्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट यानी जो भी चीज़ हमने ऑब्जर्व की, सिमिलर चीज़ का हमने एक्सपेरिमेंट करना है, बट इन अ कंट्रोल्ड वे, यानी जो हमारे कंट्रोल में। जैसे अगर मैं एप्पल वाली एग्जांपल लूँ कि ट्री से एप्पल गिरा है, कुछ भी चीज़ गिरी, तो उसको एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, किसी भी बिल्डिंग से कहीं से भी कुछ चीज़ गिरा के देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे, डिफरेंट हाइट्स पे, टू नोट टाइम ऑफ फॉल। जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग से एक पर्टिकुलर हाइट से उसने एप्पल गिराया किसी साइंटिस्ट ने, तो जैसे उसने एप्पल गिराया वैसे वॉच को स्टार्ट किया और जैसे एप्पल फॉल किया उससे टाइम नोट कर लिया। तो उससे क्या होगा, जो हाइट और टाइम के बीच क्या हो जाएगा, उसने ऑब्जर्वेशन किया एक्सपेरिमेंट करके कंट्रोल्ड वे में, अलग अलग हाइट से, पहले कुछ हाइट से, फिर कुछ और हाइट से, फिर कुछ और हाइट से, फिर कुछ और हाइट से, ऐसे अलग अलग हाइट पे कोई भी चीज़, सेम चीज़ उसने फेंकी और उसको ऑब्जर्व किया डिफरेंट वे के लिए, यानी उससे अलग अलग टाइम निकाला। ठीक है बच्चों। उसके बाद थर्ड थिंग क्या होती है, दिस वाज सेकंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस। बच्चों दो तरह का एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता क्या है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट हाइट से किसी भी चीज़ का फॉल किया और टाइम ऑफ फॉल नोट किया, तो वह हाइट बढ़ाने से या घटाने से टाइम में क्या चेंज आती है, ये नोट करना। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। कि हाइट अगर इंक्रीज करेंगे, अगर हम हाइट इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हाइट डिक्रीज करते हैं हम तो ऑब्वियसली टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये ऑब्जर्व करना कि हाइट इंक्रीज या डिक्रीज करने से टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होता है और कितना होता है। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फोर्थ स्टेप इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कि अगर डिफरेंट डिफरेंट हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फॉल किया तो हाइट इंक्रीज होती है, टाइम इंक्रीज होता है। हाइट डिक्रीज करेंगे टाइम भी कम लगेगा ऑब्वियसली। अब उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना कि कितनी हाइट पे कितना टाइम लगा। जैसे कि उसके लिए अगर हम टेबल बना लेते हैं, हाइट और टाइम के बीच, कि पहले हाइट क्या थी 5 मीटर, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। सेम बिल्डिंग से 5 मीटर से कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल किया तो टाइम नोट किया, कितना लगा, सपोज 1 सेकेंड। देन 20 मीटर, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। देन 45 मीटर, टाइम कितना लगा 3 सेकेंड। तो अलग अलग हाइट पे टाइम ऑब्जर्व किया और इसको एक रिलेशन में, हाइट और टाइम को एक रिलेशन में बांधा कि हाउ दे आर प्रोपोर्शनल। वेदर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, ऑब्वियसली इसको देख के पता लग रहा है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कितनी प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² हम लगा सकते हैं। कि अगर मैं इन दोनों, पहली दोनों ऑब्जर्वेशन को स्टडी करूं, हाइट कितनी इंक्रीज हुई 5 से 24 टाइम्स, तो टाइम कितना इंक्रीज हुआ 2 टाइम्स। अगर इन दोनों चीज़ों को मैं इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देखूं तो देखो, अगर टाइम 2 टाइम इंक्रीज करते हैं, 2² इज 4, तो हाइट कितना टाइम इंक्रीज होती है 4 टाइम। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आफ्टर दैट फिफ्थ स्टेप इज मैथमेटिकल मॉडल। कि एक मॉडल तैयार करना, एक फॉर्मूला तैयार करना, जनरल फॉर्मूला, जिससे हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो फॉर्मूला कैसा तैयार किया, अगर इन तीनों ऑब्जर्वेशन को आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला आपके पास आ सकता है h इज इक्वल टू 5 टाइम टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। इफ t इज इक्वल टू 1, अगर t 1 था 1 स्क्वायर 1 इंटू 5 5h 5 मीटर, अगर t 2 था 2 स्क्वायर 4 4 इंटू 5h 20 मीटर, अगर t 3 था 3 स्क्वायर 9 इंटू 5 45 मीटर। ये फॉर्मूला बन गया। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया फिर उन्होंने, h इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टी स्क्वायर। ये मैथमेटिकल मॉडल बन गया जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला से ये किया गया है डिराइव, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हेयर इसको बनाने के लिए मैंने क्या लिया, u इज इक्वल टू 0 और a की जगह पे मैंने क्या लिया, b को g, क्योंकि जब भी हम हाइट की बात करते हैं तो हम एक्सेलेरेशन की जगह पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं। तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया। उसके बाद इसकी प्रिडिक्शन होती है और वेरिफिकेशन होती है। लास्ट स्टेप इज प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन। किस फॉर्मूला को यूज करके एक पर्टिकुलर हाइट पे टाइम को हम निकाल सकते हैं कि 45 हाइट अगर थी मीटर थी तो टाइम कितना लगना था इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 3 सेकेंड। और उसको वेरीफाई किया कि अगर बिल्डिंग से 45 मीटर पे सेम ऑब्जेक्ट सेम बिल्डिंग से हमने फॉल करके देखा और टाइम नोट किया तो कितना लगना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, 3 सेकेंड। और जो ऑब्जर्व किया वेरीफाई किया वो भी कितना लगा, 3 सेकेंड। अगर तो वो सेम आ रहा है दैट मीन्स हमारा वो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट वेरीफाई हो गया, यानी वेरिफिकेशन इज ओके। अगर वो टाइम में काफ़ी चेंज आ रहा है दैट मीन्स देयर इज अ फॉल्सिफिकेशन, यानी हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो फॉल्स हो गया। अब अगर वो वेरीफाई हो जाएगा देन इट्स ओके, तो ये इक्वेशन ट्रू होगी, हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या होगा, सक्सेसफुल हो गया। बट अगर वो फॉल्स आया, फॉल्सिफिकेशन होगी, तो इसके बाद क्या होगा फिर इसका, ये तो सारा कुछ वेस्ट हो गया। नहीं, इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन होती है फिर कि अगर ये फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं है तो इसमें क्या चेंजेस आनी चाहिए, इसमें क्या कमी है, उस कमी को ये क्या करते हैं पूरा बाय मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन भी 2 तरह की हो सकती है। एक होता है माइनर मॉडिफिकेशन, बहुत थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि अगर थोड़ा सा एरर आ रहा हो तो उसके लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो पहले जो थ्योरी आई थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो प्लैनेट्स है सन के अराउंड रोटेट करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। बट बाद में केपलर ने जब इन प्लैनेट्स को स्टडी किया तो उसने क्या देखा, उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए और जो भी ऑब्जर्वेशन की उसके अकॉर्डिंग उसने बताया नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं होते, ये क्या होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में होते हैं। तो उसने इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। ऐसे अगर तो ये वेरीफाई हो गया तो ठीक है, अगर ये वेरीफाई नहीं हुआ तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी कि ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, देयर शुड बी सम चेंजेस, तो उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेथड है, साइंटिफिक मेथड जो फॉलो करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के टाइम और फिनोमेना को एक्सेप्ट करने के टाइम कि वो वेरीफाई कर लिया उसको फिर ही वो हम पढ़ सकते हैं ना। ऐसे थोड़ी अभी कोई भी उठकर बोलेगा कि ये चीज़ होती है और सभी मान लेंगे, नहीं, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो साइंटिस्ट ये सारी चीज़ें करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें क्या थी, साइंटिफिक मेथड थे जो साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। ये एक मेथड है, हायरार्की है जो साइंटिस्ट फॉलो करते हैं किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने की और किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए, किसी भी नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं तो साइंस में ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जो हमेशा क्या हो, एग्जैक्ट हो, यानी हमेशा चेंजेस की पॉसिबिलिटी रहती ही रहती है साइंस में। जरूरी नहीं चेंज हो ही, बट पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जिस पे कोई क्वेश्चन ना उठा सके। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले जब हमें पता नहीं था तो हम क्या बोलते थे कि प्लैनेट्स जो सन के अराउंड रोटेट करें वो सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। बट जैसे ही केपलर ने क्वेश्चन किया तो उसने ऑब्जर्व किया, ऐसे नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करके उसको फिर प्रूव भी करना पड़ेगा कि अगर ये रॉन्ग है तो इसमें रॉन्ग क्या चीज़ है। तो केपलर ने वही किया था, केपलर ने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उसको रॉन्ग प्रूव किया। कैसे कि अगर हम सर्कुलर की जगह पे एलिप्टिकल ऑर्बिट स्टडी करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट कंसिडर करते हैं, तो जो सारी थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन थी और सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी, सारे फॉर्मूलाज होंगे वो एग्जैक्टली फिट बैठेंगे। इसलिए बाद में उन्होंने सर्कुलर की जगह पे एलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लेके आए। इज दैट क्लियर? तो हमेशा साइंस में चेंजेस की पॉसिबिलिटी रहती है, हमेशा क्वेश्चन हो सकता है। तो यही नेचुरल साइंसेज होती हैं
जो नेचुरल साइंसेस को हम स्टडी करते हैं उसमें बेसिकली हम 3 चीज़ें स्टडी कर सकते हैं बच्चों। कि जो साइंस है हमारे पास, नेचुरल साइंसेस, उनमें 3 चीज़ें होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो नेचुरल साइंस ये 3 चीज़ों से बनती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब इन तीनों चीज़ों में से हमने फिजिक्स को स्टडी करना है। बेटा जो फिजिक्स वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से बना है जो क्या है, फ्यूजिस, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर। यानी साइंस की वो ब्रांच है फिजिक्स जिसमें हम नेचर को स्टडी करते हैं और नेचुरल फिनोमेना और नेचुरल लॉज को स्टडी करते हैं। और वो स्टडी कैसे करना है ये हमने ऑब्जर्व करना है। कि चलो फिजिक्स तो हम पढ़ लेंगे, उसमें स्टडी क्या करना है, नेचर और नेचुरल फिनोमेना, उसको स्टडी कैसे करना है उसका भी एक मेथड होता है। एक्चुअली उसके एग्जैक्टली 2 मेथड है। तो प्रिंसिपल मेथड्स क्या होते हैं फिजिक्स को स्टडी करने के लिए, वो अभी हमने समझना है। बहुत सिंपल से 2 मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल मेथड्स टू स्टडी फिजिक्स। 2 मेथड है बेटा। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड यूनिफिकेशन, सेकेंड मेथड इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। अब वैसे थोड़ा बहुत आपको नाम से आइडिया हो रहा होगा, यूनिफिकेशन मीन्स टू कंबाइन, कि बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हमारे आसपास चल रहे हैं, उन सभी को हमने कम से कम लॉज के साथ एक्सप्लेन करना है या फिर एक लॉज के साथ एक्सप्लेन करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। क्योंकि अगर जैसे आप बात करो, सेम एग्जांपल में ले रहा हूँ, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो मून अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, जो हाई टाइड्स लो टाइड्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे एक ही हम फिनोमेना से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक बार फिर बता रहा हूं, जो भी फिनोमेना हम फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, वो सारे के सारे हम एक ही फिनोमेना से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। यानी बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को एक लॉ या मिनिमम लॉज के साथ हम एक्सप्लेन करना। दूसरी मेथड क्या होता है, रिडक्शनिज्म। रिडक्शन का मतलब क्या आता है, तोड़ना। यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको स्टडी करने के लिए उसकी छोटी चीज़ को स्टडी करना, यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करना, यानी टू स्टडी complex system using its constituents। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं, एक सिस्टम है जिसमें गैस भरी हुई है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है, उस गैस का हमने टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स है। अब उस टेम्परेचर, वो गैस बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ बनी है, तो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। वो सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यानी एटम्स को की स्पीड फाइंड आउट कर लें, जैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दैट मीन्स v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। दैट मीन्स अगर हम स्पीड फाइंड आउट कर लें, स्पीड ऑफ एन एटम, तो हम टेम्परेचर को स्टडी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो एक एटम को स्टडी करना आसान है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिलेंडर, जो कि गैस के हैं। तो एक सिलेंडर में गैस है जो बहुत सारे एटम से बनी है, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। उस सिस्टम को एनालाइज करने की जगह पे हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, रिड्यूस करते हैं टू स्टडी अ सिंगल एटम। टेम्परेचर स्टडी करना है, चाहे तो डायरेक्टली टेम्परेचर स्टडी कर सकते हैं या फिर स्पीड ऑफ एटम से, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। तो हम स्पीड ऑफ एटम को स्टडी कर लेते हैं, उसके साथ हम टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये 2 प्रिंसिपल मेथड्स हैं फिजिक्स स्टडी करने के लिए। या तो हम क्या करेंगे, यूनिफाई करेंगे, यानी बहुत सारे लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ
बहुत सारे फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज को यूज़ करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, रिडक्शनिज्म करेंगे, यानी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी करने के बजाय उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को स्टडी करेंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। इज दैट क्लियर बच्चों? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस की जैसे मैं अपलोड करूं ताकि उसी टाइम आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।